जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स समूह के जो संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये हुए थे इसमें शामिल। एस बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिनका नाम है ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो अभी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि T20 के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप जिसका नाम है इंजोगो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा और बाईचुंग भूटिया स्कूल अकादमी के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश बना है। और फरवरी 2020 में राष्ट्रपति कलर सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया था INS शिवाजी को। और कई सारे लोगों ने ये बताया कि ये मुंबई में है। तो ध्यान रखिएगा, INS शिवाजी जो है ये आपको मिल जाएगा लोनावला में। तो आइए अब उन लोगों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था और टॉप परफॉर्मर रहे थे। तो कल जो दूसरा क्वेश्चन था इंटरनेशनल चैरिटी डे वाला, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था उसका ऑप्शन, हालांकि बाद में मैंने इसको सही कर दिया था। तो आलोक शुक्ला, शिवम वर्मा, निहारिका दीक्षित, संजय कुमार, मोहिनी शुक्ला, श्याम प्रसाद निषाद, राजकुमार आनंद, सैफाली आनंद और महेश विलास पाटिल ये शीर्ष 10 में शामिल रहे। तो इस वीडियो की जो PDF है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर KV गुरुजी, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप पर अब मैंने करंट अफेयर के क्विज भी पूछना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए kvguruji जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप शेयर जरूर किया करें। तो आज का पहला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस IIT संस्थान के साथ अपने बेसिक प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी इन्होंने की है IIT रुड़की के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले समझिए कि ये जो बेसिक है इसका पूरा नाम क्या है। तो बेसिक का पूरा नाम है बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। और इस समझौते के अंतर्गत जो हमारा IIT रुड़की नाम का संस्थान है वह यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की मदद करेगा पॉलिसी रिसर्च के लिए। इनको यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट देगा और विभिन्न प्रकार के जो नॉलेज होगा उनको भी क्रिएट करने में मदद करेगा IIT रुड़की। बेसिक प्रोग्राम क्या है? तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश के शहर हैं उनको दिव्यांग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए या फिर जो महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो यही है बेसिक प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में आयोजित ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक जो होगी इसकी अध्यक्षता किसने की? बैठक हो चुकी है, तो इसकी अध्यक्षता की है सर्जे लियोरोव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ब्रिक्स समूह कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको मिलेंगे कुल 5 देश। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, उसके अलावा इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल हुआ था। एक जरूरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि 2020 के लिए रूस इसका अध्यक्ष देश है और 2021 में हमारा देश भारत इसका अध्यक्ष देश होगा। और इस वर्ष का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, यानी कि ये जो ऐसे सम्मेलन है ये तो होते रहते हैं, इसके अलावा जो विभिन्न संगठन होते हैं उनका एक मुख्य शिखर सम्मेलन होता है। तो वो इस वर्ष रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में प्रस्तावित है। और थीम उसकी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। थीम होगी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये इस बार के ब्रिक्स समिट की थीम होगी। तो सर्जे लियोरोव ये कौन है? तो ये रूस के विदेश मंत्री हैं। तो इन्हीं की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया।
और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से शामिल हुए थे। अभी ब्रिक्स समूह के जो खेल मंत्री हैं उनकी भी बैठक का आयोजन किया गया और उसमें हमारे खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये सहमति जताई, यानी कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि जो अगले वर्ष के ब्रिक्स गेम हैं उनको हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ में मिलकर के आयोजित करेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और ये प्रोजेक्ट है क्या? तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इलोन मस्क, जो कि यहाँ पर स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं, उनकी योजना ये है कि हम पूरी दुनिया को सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे। अभी जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो हमारे समुद्र हैं उनके भीतर केबल बिछाया गया है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से जानते हैं, और उसी के माध्यम से आप इस समय नेट एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इलोन मस्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति हैं, तो उनकी ये योजना है कि लगभग हम 12,000 सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी को घेर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी योजना है कि हम सैटेलाइट का एक जाल बना देंगे पूरी पृथ्वी के चारों तरफ, और इसके माध्यम से हम पूरी पृथ्वी के सभी स्थानों पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर 12वां बैच छोड़ा गया सैटेलाइटों का, जिसमें 60 सैटेलाइट यहाँ पर स्थापित किए गए। तो इलोन मस्क का प्रयास ये है कि 2020 तक हम यूएसए और कनाडा जैसे देशों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी देंगे, और उसके बाद में 2021 तक हम इसको अन्य महाद्वीपों और देशों तक विस्तारित करेंगे। और इसकी खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्पेस एक्स इन प्रकार के जो भी सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज करता है। और फॉल्कन 9 रॉकेट की खास बात यह है कि यह एक रीयूजेबल रॉकेट है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब आप किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी अन्य प्रकार के स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, तो उस स्थिति में जो सैटेलाइट होता है वह उसको कक्षा में पहुंचाने के बाद में एक तरीके से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट होते हैं वे फिर से आ जाते हैं पृथ्वी पर और बाद में उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो फॉल्कन 9 नाम का रॉकेट था ये अटलांटिक महासागर में लैंड किया। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में ये ध्यान रखना है कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की योजना है। संस्थापक और सीईओ हैं स्पेस एक्स कंपनी के एलोन मस्क, और ये वर्तमान में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को इन्होंने पीछे छोड़ा है। और इसी प्रकार का एक मिशन है अमेजन कंपनी का, यानी कि जेफ बेजोस का भी मिशन है, जिसका नाम है काइपर मिशन। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि काइपर है अमेजन का और ये जो स्टारलिंक है ये आपका है स्पेस एक्स का। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 600 करोड़ रुपए के रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है यहाँ पर कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आपको रिवार्ड का पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, यानी कि कर्नाटक राज्य के सरकार की ये योजना है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे किसान हैं उनके लिए वाटरशेड का निर्माण करेंगे और कृषि में जो भी नवाचारी विकास हो सकते हैं उनको अपने यहाँ पर अपनाएंगे। तो कर्नाटक राज्य के 10 जिलों में इसके शुरुआत को मंजूरी दी गई है कर्नाटक राज्य की कैबिनेट के द्वारा। रिवार्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है ये केवल कर्नाटक का है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। और बात करते हैं अगर हम लोग कर्नाटक वाले रिवार्ड प्रोजेक्ट की, तो इसमें कुल मिलाकर के लागत होगी 600 करोड़ रुपए, जिसमें से विश्व बैंक के द्वारा अगले 6 वर्षों में इस प्रोजेक्ट के लिए 420 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो विश्व बैंक के द्वारा न केवल कर्नाटक को बल्कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को भी ऋण दिया जा रहा है। कर्नाटक के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान से छलांग लगाने वाले राफेल डोमजन किस देश के नागरिक हैं?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राफेल टॉमजन को इन्होंने छलांग लगा दिया था एक ऐसे विमान से जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित था। तो ये स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं और इन्होंने एक सौर ऊर्जा से चलने वाले जहाज से 1520 मीटर यानी कि लगभग 5000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको बर्न में मिलेगी, मुद्रा है स्विस फ्रैंक और सिमोनेता सोमारुगा यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। लोकेशन आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो कि फ्रांस, यहाँ पर आपको मिलेगा जर्मनी, इसके पूर्व में है ऑस्ट्रिया और नीचे आपको मिलेगा इटली, इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने किस आईआईटी संस्थान में डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की है? तो ये स्थापित इन्होंने किया है आईआईटी मद्रास में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि अमेरिका की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है, उसके द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, इसमें हम लोग शोध करें और ये जो डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब है इसको एक विश्व स्तरीय हब के रूप में स्थापित करें। तो ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, खाद्य व कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का वर्चुअली आयोजन किया गया? तो कोविड-19 के कारण सारे आयोजन आपके वर्चुअली ही हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये इसकी 35वीं बैठक थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हालांकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि खाद्य व कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो बैठक है वह भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित की जानी है। यहाँ पर प्रश्न आपसे APRC 35 के नाम से भी पूछा जा सकता है। APRC का मतलब है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस और ये इसका है 35वां संस्करण। तो भूटान की मेज़बानी यहाँ पर की गई यानी कि उनकी राजधानी थिम्पू में इसका वर्चुअली आयोजन किया गया और यहाँ पर हमारे देश की तरफ से जो कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी वह शामिल हुए थे। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि जो अगली बैठक होगी वह 2022 में आयोजित होगी। कहाँ पर? तो ये आयोजित होगी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगर हम लोग बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारे देश भारत में कुल मिलाकर के 4 बार एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और सबसे पहली बार 1953 में बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। FAO की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा जो कि इटली की राजधानी है और अध्यक्ष इसके हैं क्यू डोंग्यू। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गैर खनिज क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश राज्य में भी इस प्रकार के बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थापित होगा उसमें केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण रोल होगा यानी कि जो केंद्र सरकार की स्कीम है बल्क ड्रग पार्क को लेकर के उसके अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। लेकिन उड़ीसा राज्य में जो ये बल्क ड्रग पार्क होगा इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, टाटा कंपनी इसमें मदद करेगी। तो जो भी उड़ीसा राज्य के लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए गोपालपुर में 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका निर्माण किया जाएगा। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी इनके द्वारा एक एक्वा कल्चर को प्रमोट करने के लिए योजना शुरू की गई है। मो प्रतिभा मो जीवन ये अभियान भी है उड़ीसा राज्य के और अमृत योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा का जो करंट अफेयर है वह भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंथ में जो भी हमारे राज्यों के करंट अफेयर हैं वह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं और जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट अगर बेहतर रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार से करंट अफेयर के जो भी सेक्शन हो सकते हैं उनकी वीडियो और उनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी स्थापित होगी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
दरअसल अभी दिल्ली में जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इनकी अध्यक्षता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय शोध सम्मेलन यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया और इसी के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय जो हमारा है उसके साथ में समझौता किया गया और इस समझौते के अंतर्गत नई दिल्ली में जो IIPA का कैंपस है वहां पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइबल से संबंधित हम लोग बात करते हैं तो कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी ट्राई फूड परियोजना भी न्यूज़ में थी, क्योंकि जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं इनके द्वारा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में इसके प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। ट्राईफेड जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसके द्वारा टेक फॉर ट्राइबल अभियान भी शुरू किया गया है। फेसबुक के द्वारा जनजातीय लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए गोल्स नाम का कैंपेन भी शुरू किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस देश में 8 मिलियन से ज़्यादा लोग हैसन टाइफून से प्रभावित हुए? तो ये टाइफून आया था अभी प्रशांत महासागर में और इससे जापान में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 8 मिलियन लोगों को उनके स्थान से विस्थापित किया जा चुका है। तो ये आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेवलप हुआ था। उसके बाद में जो क्योसू द्वीप है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और अब ये बढ़ रहा है साउथ कोरिया की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफून तूफान कहाँ पर आया था तो इससे 2 देश प्रभावित हुए हैं, एक है आपका जापान और दूसरा यहाँ पर है साउथ कोरिया। जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी इसकी कहाँ पर है? टोक्यो में है। इसकी मुद्रा है येन और इसके वर्तमान में पीएम है शिंजो आबे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नए पीएम की नियुक्ति तक ये कार्यकारी पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल मामला ये हुआ था कि जो हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 2018 में यहाँ पर खुदाई की गई, तो यहाँ पर लगभग 2000 ईसा पूर्व के कुछ इस प्रकार के अवशेष मिले थे और अब इन्हीं अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कोई भी इस प्रकार का स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये पूरा स्थल होगा इसकी देखरेख हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जाएगी और इसके जो भी विकास कार्य होंगे वे सारे केंद्र सरकार के नियमों के द्वारा ही किए जाएंगे। तो ये होता है जब किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक निकाय है और ध्यान रखिएगा अभी इनके द्वारा अपने 7 नए क्षेत्रों की भी घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना हुई थी 1861 में। संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, कई बार पूछा जा चुका है और इसकी अध्यक्ष इसी वर्ष बनी है बी विद्यावती। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार के द्वारा विल्मिंगटन शहर को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम विरासत शहर घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है यूएसए के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। हालांकि डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि लगभग 2 घंटे का टॉपिक है। सेकेंड वर्ल्ड वार। मामला क्या हुआ था कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड देश के ऊपर आक्रमण कर दिया गया था, यानी कि हिटलर की अगुवाई में 1 सितंबर 1939 को, और इसी के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो वर्ल्ड वार है 2 सितंबर 1945 तक चला था। आपको मैंने बताया था और आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे और उसी के बाद में 15 अगस्त को यहाँ पर जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो 2 सितंबर तक ये युद्ध चला था। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये जो विल्मिंगटन शहर है उत्तरी कैरोलिना प्रांत में,
कहाँ पर है ये? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो उत्तरी कैरोलिना राज्य है इसी में आपको मिलेगा विल्मिंगटन। तो यहीं पर एक कंपनी थी जिसका नाम था नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी। तो ये आप देख सकते हैं उस समय की एक इमेज है। और इस कंपनी का काम क्या था? तो इस कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो लगभग उस दौरान 5 वर्षों में इन्होंने 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर विल्मिंगटन शहर को एक राष्ट्रीय महत्व का या फिर कह सकते हैं प्रथम विरासत शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस राज्य में पंग लहाबसोल त्यौहार धूमधाम से मनाया गया? तो ये त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिक्किम राज्य, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सिक्किम राज्य 16 मई 1975 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जैसे जम्मू कश्मीर हमारे देश में शामिल हुआ था, यानी कि कुछ मामले उन्होंने अपने पास रख लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर सिक्किम में भारत में शामिल हुआ था। लेकिन फाइनली 16 मई 1975 को ये भारत का एक राज्य बन गया था। तो सिक्किम राज्य के संरक्षक देव माने जाते हैं जिनका नाम है माउंट खंगचेंगजोंग। क्या नाम है इनका? माउंट खंगचेंगजोंग। तो इन्हीं की स्मृति को चिन्हित करने के लिए पंग लहाबसोल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और इस राज्य की ऐसी मान्यता भी है कि जो सिक्किम राज्य में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा उसमें बहुत ही अहम योगदान रहा है माउंट खंगचेंगजोंग का, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। आखिरी प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया रीयूजेबल स्पेस प्लेन सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटा? तो ये लॉन्च किया था चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस प्लेन की, हालांकि चीन ने अभी इसका इमेज जारी नहीं किया है, चीन के द्वारा शुक्रवार को इसे लॉन्च किया गया था और रविवार यानी कि कल यह वापस चीन के ल्यूकुआन में लैंड कर गया। अब जिस प्रकार से आपके रीयूजेबल रॉकेट होते हैं उसी प्रकार के ये रीयूजेबल स्पेस प्लेन होते हैं। तो मूवी में आपने स्पेस प्लेन को देखा होगा, जैसे हमारे आम प्लेन पृथ्वी पर चलते हैं या उड़ते हैं उसी प्रकार से जो स्पेस प्लेन होते हैं वह आपके स्पेस में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका और रूस के बाद में रीयूजेबल स्पेस प्लेन का परीक्षण करने वाला तीसरा देश बन गया है चीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीन के द्वारा अभी अप स्टार 6D नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था। तो ये भी लॉन्च किया था चीन ने। चलिए अब आज के लिए आपके सामने प्रश्न है जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। किस IIT संस्थान के द्वारा N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी कोब लॉन्च किया गया? माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 की विजेता क्या है? और पांचवा आपके लिए एक टफ प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि जो हमारी GDP -23.9% घोषित की गई है इसका मतलब है क्या? यानी कि यहाँ पर हमने कब के GDP से तुलना की है, यानी कि जो हमारे भारत की पूरी GDP है उसकी तुलना में -23.9% हुआ है या हमने किसी क्वार्टर को कंसीडर किया है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।